लास्ट क्लास हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो और रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो यस, तो हेलाइसिस में हम लोग आगे बात करें, जो हम लोगों ने अभी बात की थी अल्फा हेलिक्स की, राइट। तो उसमें हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था, क्या देखा था, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, जो NH और CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है। तो अल्फा हेलिक्स के केस में हम लोगों का क्या हो रहा था, I और I+4 के बीच में, राइट। तो अगर आप लोगों को याद करना हो तो आप लोग याद होगा, ये इस तरीके से हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होती है और यहाँ पे ये रेसिड्यू दिखाया गया है पहला, राइट। फिर I+1 मतलब ये दूसरा I। अब ये जो है ये बहुत अब ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अब इस चीज़ को बार बार मेंशन किया जा रहा है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। अगर ध्यान दें तो काफ़ी क्वेश्चन इस चीज़ से आए हुए हैं। तो I+1 का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड रेसिड्यू हो गया, है ना। ये फर्स्ट रेसिड्यू हो गया जो I हम बोलते हैं, फिर सेकेंड, देन दिस वन इज एक I+1 हुआ और दिस वन इज I+2, I+2, तो ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। और ये I+3 मीन्स क्या हो गया, फोर्थ हो गया। और I+4 मीन्स क्या हो गया, फिफ्थ वन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो पहले रेसिड्यू के ऑक्सीजन जो CO है और उसका I+4 जो है उसके बीच में, ये जो I4 है उसका जो NH है, राइट। तो अगर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है अगर इसके बीच में बन रहा है तो ये हमारा क्या बन रहा है, अल्फा हेलिक्स, ठीक, जो हम लोगों ने उस दिन बात की थी। मैं इस अभी फिर से रिवीजन आप लोगों का क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बार बार आप लोगों को कई जगह मेंशन किया जाता है कि जो 310 हेलिक्स है उसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 310 हेलिक्स में किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो आप देखेंगे I का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है और I+3 का जो NH है, राइट, दिस वन, इसके बीच में, और ये आपका 310 हेलिक्स बन रहा है। तो 310 हेलिक्स में क्या हो गया, I के बीच में I रेसिड्यू प्लस I+3। अल्फा हेलिक्स अगर हम मेंशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, I+4। मैंने कल बताया था N I की जगह N भी दे दिया जा सकता है, या N ये I की जगह N या R भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर जब पाई हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे स्टैब्लिश होती है, तो दिस वन I और I+5, ठीक है। तो ये जो चीज़ अभी मेंशन की गई है अभी पिछले डायग्राम में, तो आप देख रहे हैं कि क्या ओरिएंटेशन हो जाता है या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी देखिए अल्फा हेलिक्स, और जब I+5 के बीच में होगी तो ये देखिए ये जो चीज़ है, जो इसका डायमीटर है वो बढ़ गया। 310 हेलिक्स में थोड़ा I और I+3 में हो रहा है। तो ये हम लोग चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें प्रॉपरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में अलाइनमेंट बताया गया है यहाँ पे कि क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं। पाई हेलिक्स में थोड़ा दूर दूर हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना गैप जनरेशन हो रहा है, ठीक। तो आई थिंक दिस फिगर इज लिटरली वेरी क्लियर और आपको याद करने में भी मदद करेगा और समझने में भी। तो जब भी कभी कन्फ्यूजन है, I+1 मीन्स, इसीलिए यहाँ पे ध्यान पे क्या रखना है आप लोगों को कि ये जो I दे दिया, फिर I+1 में आप क्या कर रहे हैं, दिस I1 है तो यहाँ 1+1 कर देंगे तो सेकेंड रेसिड्यू, फिर यहाँ 1 कर देंगे तो 1+I मीन्स व्हाट, दिस फर्स्ट रेसिड्यू, तो 1+2 इट बिकम्स थर्ड एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि 310 हेलिक्स का क्या बॉन्डिंग पैटर्न चल रहा है, अल्फा हेलिक्स का क्या चल रहा है और पाई हेलिक्स का क्या चल रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें
तो और भी जो भी हेलिक्सेस आएंगे या कुछ ऐसा मेंशन होता है, टर्न्स मेंशन होते हैं, तो वहाँ पे किन किन रेसिड्यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस अब आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को देखने को मिली। दूसरी चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखनी है कि अभी आप लोगों ने देखा जो ये अल्फा हेलिक्स, ये जो हेलिक्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक चेन है, और यही चेन जो है जब इस तरीके से हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो ये विद इन इटसेल्फ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं कि ये हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो अल्फा हेलिक्स या इस तरह के जो होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बट वो कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, है ना, क्योंकि आपस में इसी चेन, विद इन द चेन ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, यानी इसी चेन में एक ये कार्बोनिल ऑक्सीजन और ये NH जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बाहर से कोई चेन दूसरी आ रही है और इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसी के बीच में। अगर ऐसे बन रहा होता तो फिर टर्म क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग ने सारी चीज़ें अल्फा हेलिक्स के बारे में देख ली थी कल, जिसको हम लोग 313 हेलिक्स भी बोलते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 310 हेलिक्स जो है। तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, 3.613। तो यहाँ पे भी अब आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड आ रहे हैं, और जो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के बीच में कितने एटम्स यहाँ आ रहे हैं, 10 एटम्स। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 310 हेलिक्स। तो ये जो हम लोग ने पहले ही बात की, जो मोस्ट, अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की हम लोग बात करें तो मेनली जो कॉमन पाया जाने वाला प्रोटीन में जो हेलिक्स होता है वो है अल्फा हेलिक्स, और शीट्स में अगर हम बोलें तो बीटा शीट्स होते हैं, राइट। और आगे भी इसके हम लोग बात करेंगे पैरेलल या एंटी पैरेलल के बारे में। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है आपको क्या है, ये मतलब पाया जाता है, बट इट इज़ लेस कॉमन देन अल्फा हेलिक्स विच इज़ 3.613 हेलिक्स। यहाँ पे हम लोगों को क्या, अभी जस्ट हम लोग ने डायग्राम में भी देख लिया, अब मैंने यहाँ पे फिर से n, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रहे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न चल रहा है वो कैसा चल रहा है कि n+3 या i+3, जो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। ओके, तो कहने का सेंस, हाँ एक और चीज़ हो जाएगी, सपोज अगर हमने कहा कि आगे चल के कि मान लीजिए ये वाला है, मान लेते हैं अगर सेकेंड रेसिड्यू है और ये सेकेंड रेसिड्यू अल्फा हेलिक्स में किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो आप क्या कहेंगे, अगर ये सेकेंड रेसिड्यू है, राइट, दिस इज सेकेंड रेसिड्यू का कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो ये किसके NH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्स्थ। तो सिक्स के साथ कैसे, कि यहाँ पे अगर हम इसको I करेंगे, राइट, तो दिस इज नाउ 2 सेकेंड रेसिड्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I+4 हम लोग करते हैं, तो I+4 विल बिकम 6। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये I या N हम लोग बोल क्यों रहे हैं, इसका सेंस क्या है। तो अल्फा हेलिक्स में अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अगर हम फर्स्ट रेसिड्यू किससे बॉन्डिंग कर रहा है, फोर्थ रेसिड्यू के NH ग्रुप से, ठीक है, और सेकेंड जो है वो किससे कर रहा है, सॉरी I+4 यहाँ होगा, सेकेंड रेसिड्यू किससे कर रहा है, तो 4, I की जगह अब यहाँ पे 2 वैल्यू रख देंगे तो 6 हो जाएगा, 6। थर्ड CO जो है वो किससे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसका जो I और I+4 का आगे का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो याद हो जाता है, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कहने का सेंस यही है। ओके, तो 310 हेलिक्स जो है वो भी कैसे राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो टर्न आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, 100 टर्न देख रहे थे, ठीक है। तभी वहाँ पे कहते हैं ना कि 100 डिग्री पे
100 डिग्री पे आप एक अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड को आप 100 डिग्री पर प्लेस करते चल रहे हैं और कंप्लीट टर्न लेने में 360 डिग्री होंगे, कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे 3.6। उसी तरीके से 310 हेलिक्स में आप हर अमाइनो एसिड कहाँ पे प्लेस हो रहा है, स्पेसिफिकली 120 डिग्री, राइट। इसका मतलब क्या है कि 3 रेसिड्यू लगभग आएंगे, है ना, 3 × 2, राइट। आप इस तरीके से समझ 360, तो यानी 3 रेसिड्यूज इसीलिए पर टर्न आ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ 120 डिग्री। अब जो है प्लेस कब कहाँ हो रहा है, 120 डिग्री पर, ठीक। और लगभग कितने आ रहे हैं, 10 एटम्स। ये हम लोग ने बात कर ली, हाइड्रोजन बॉन्ड जो डोनेट कर रहा है और एक्सेप्टर के बीच में लगभग 10 एटम्स आ रहे हैं। फाई साई आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फाई साई वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, माइनस में ही रहती है, -49 एंड -26। ये समझ में आ गया है तो आप पाई हेलिक्स को भी समझ लेंगे। उसमें क्या हो रहा है, लगभग 4.4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आएंगे एक टर्न में, यानी ये थोड़ा सा बड़ा जैसा होगा। और एक हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर के बीच में लगभग कितने एटम्स आ रहे हैं, टोटल 16 एटम्स। तो इसलिए पाई हेलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, 4.416 हेलिक्स, ठीक है। ये भी राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। कहीं कहीं पे ये 4.1 मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लगभग, भाई क्योंकि ये बहुत कमी पाया जाता है प्रोटीन्स में, राइट। तो कहीं कहीं पे मेंशन क्या किया गया है कि एक टर्न में 4.1 होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हेलिकल जो सेपरेशन जो होता है, हेलिकल राइज कहें या सेपरेशन बिटवीन द रेसिड्यूज कितना है, ये लगभग 1.15 एंगस्ट्रॉम मेंटेन करता है। और क्या आपको याद रखना, I और I+5 पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो CONH में जो रेसिड्यूज इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे, पहला होगा, फिर 6th होगा। अगर देखा जाए, क्योंकि पाई हेलाइसिस जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं भाई, कम क्यों पाए जा रहे हैं, कम इसलिए पाए जा रहे हैं भाई वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करते होंगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है तो जो पाई हेलाइसिस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 रेसिड्यूज़ के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा होने पर क्या होती है, इन स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक, ओके। सो दिस इज द थिंग। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो फाई साई वैल्यू है वो रेगुलर एडॉप्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया गया है, राइट। फिर भी आपको एक वैल्यू बता दी जाएगी, बट ये है कि बहुत ज़्यादा रेगुलर कन्फर्मेशन एडॉप्शन नहीं होता है। जैसे आप अल्फा हेलिक्स में बोल देंगे -57 -47, या आपके पास एक रेंज है। 310 हेलिक्स में भी आपको एक डिग्रीज पता चले, पर यहाँ पे क्या है, रेगुलर रिपीटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, अब आपके क्वेश्चन पॉलीप्रोलिन हेलिक्स से भी आने लगे हैं, तो ये भी अब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो पॉलीप्रोलिन जैसे कि नाम से ही इंडिकेटेड है, अगर आप लोगों को याद हो तो रामचंद्रन प्लॉट में भी हम इसको एक क्वाड्रेंट में शो करते हैं। तो अगर जिसने प्रैक्टिस की होगी रामचंद्रन प्लॉट तो उसको ज़रूर याद होगा। तो पॉलीप्रोलिन हेलिक्स क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दिस इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये रिपीटिंग पॉलीमर होते हैं, मतलब प्रोलीन के, ठीक है। इसमें 2 हेलिक्स नाम आते हैं, पॉलीप्रोलीन टाइप 1 हेलिक्स एंड पॉलीप्रोलीन टाइप 2 हेलिक्स, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से, आप यहाँ पे एक बार कन्फर्मेशन अरेंजमेंट देख सकते हैं। अगर आप देखें टाइप फर्स्ट को, ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप 2 है। अगर थोड़ा सा इसकी कन्फर्मेशनल एनालिसिस करें आप, तो आपको दिख रहा होगा कि इस पोर्शन पे यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं रेगुलर जो उसका इम्यूनो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो एक तरफ ही डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वो सिस कन्फर्मेशन में आने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ट्रांस अरेंजमेंट दिख रहा है। तो अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो वैसे ही याद हो जाएगा, याद करने में, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टाइप 2 कैटेगरी में ला रहे हैं। अब इसमें से हम लोगों को जो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है वो क्या, कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं,
ये आपको याद आ गया, रिपीटिंग प्रोलीन रेसिड्यूज होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये अडॉप्ट कर रहा है। अगर हम लोग पॉलीप्रोलीन टाइप सेकेंड हेलिक्स की बात करें तो ये क्या एडॉप्शन कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड ये अडॉप्ट करता है, ठीक है। और इसका जो फाई वैल्यूज डाइहेड्रल एंगल के आते हैं वो -75 और 150, तो थोड़ा आपको ट्राई करना होगा कि वो याद रहे। अभी जस्ट आपने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखा कि उसका अरेंजमेंट कैसे चल रहा है, ट्रांस आइसोमर, राइट। तो वो उनका जो अरेंजमेंट था वो किस तरीके से आ रहा था, ट्रांस, वो आप लोगों ने अभी जस्ट देखा। और ये अगर देखिए तो जो टाइप सेकेंड कन्फर्मेशन है वो प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में is almost all common in proteins and polypeptides with other amino acid apart from proline। एक और चीज़ देखी गई है यहाँ पे, अगर देखें कि अगर ये जो पॉलीप्रोलीन सेकेंड हेलिक्स है वो एक तरह से ऑलमोस्ट सिमिलर एनालॉग कह सकते हैं पॉलीग्लाइसिन में भी हमें देखने को मिलता है। अगर ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें ग्लाइसिन जो है वो रिपीटेड यूनिट में आ रहा है और इसको हम लोग पॉलीग्लाइसिन टाइप 2 हेलिक्स कहते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है एक्चुअली ओपन फॉर्मेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है तो बहुत ही कन्फर्मेशनली अरेंज्ड आपको हेलिक्स नहीं दिखेगा जैसे आपको अल्फा हेलिक्स या 310 हेलिक्स में दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, आया हुआ है कोई प्रकार की इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर देखा जाए कि जो राइज होता है जो पर रेसिड्यू इसका वो लगभग कितना होता है, राइज जो होता है 3.1 एंगस्ट्रॉम। हेलिकल राइज की वैल्यू हम बता रहे हैं, जो हेलिकल राइज होता है वो 3.1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये जो पॉलीप्रोलीन सेकेंड हेलिक्स में एक और जो इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, जो भी ये थोड़ा टर्न ले रहा है उसमें लगभग 3 रेसिड्यूज एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो PP2 है ये जो है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड दोनों ही अडॉप्ट, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है लेफ्ट हैंडेड, पर जब उसके एनालॉग की बात करते हैं, यानी एनालॉग क्या, पॉलीग्लाइसिन हेलिक्स, इसकी बात करते हैं, तब क्या एडॉप्शन हो सकता है, राइट हैंडेड भी एडॉप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ग्लाइसिन क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल है, नॉन कायरल है, तो वो क्या कर सकता है, राइट या लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन, इसको याद रखिएगा, ये पॉलीप्रोलीन सेकेंड का जो एनालॉग है अगर हम लोग पॉलीग्लाइसिन की बात करते हैं, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कोशिश कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड, पर इसका जो एनालॉग है पॉलीग्लाइसिन वो लेफ्ट या राइट हैंडेड हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग प्रोलीन और ग्लाइसिन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस बार बार आएगा, प्रोलीन और ग्लाइसिन का कंटेस्ट किस में आता है, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कोलेजन हेलिक्स भी सुना होगा, ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी ट्रोपोकोलेजन और इससे भी आने लगे हैं, तो हम लोग जब कोलेजन प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो उसमें इस टाइप के हेलिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कोलेजन हेलिक्स है वो क्या अल्फा हेलिक्स है, वो 310 हेलिक्स है जो कोलेजन उसमें पाया जा रहा है। पर अभी की डेट में हमें दो बातें क्लियर हैं कि जो कोलेजन प्रोटीन्स में जो हेलाइसिस पैटर्न पाए जाते हैं वहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह के कन्फर्मेशंस देखने को मिलेंगे, पहली पॉइंट। दूसरा क्या होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कोलेजन प्रोटीन में प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो इस एस्पेक्ट से यहाँ पे उसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका एक तरह से वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने में। ओके फाइन, जाते हैं अपने
दूसरे पॉलीप्रोलीन टाइप फर्स्ट हेलिक्स पे। इसमें आपको क्या क्या, ये राइट हैंडेड होने की कोशिश करता है, डाइहेड्रल एंगल्स वैल्यू क्या है वो है, और क्या आप लोगों को पता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में ही इसकी इमेजेस में ही आपने देख लिया किस तरह से ये अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है सिस आइसोमेरिक फॉर्म में। अगर देखा जाए तो इसका जो है लगभग जो हेलिकल राइज होता है वो और भी कम है, वो लगभग हेलिकल राइज 1.9 एंगस्ट्रॉम होता है। और क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें भी क्या होता है, देयर इज नो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं पॉलीप्रोलीन हेलिक्स जो होता है, पी हेलिक्स, चाहे वो टाइप फर्स्ट हो चाहे वो टाइप 2 हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलती है, पर और जगह पे हम लोगों को इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली। ओके, तो ये सिस आइसोमर, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात आप लोगों को याद होगी, हम लोगों ने प्रोलीन जब अमाइनो एसिड पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने बात की, तो शायद रिसेंटली भी किसी चीज़ में बात हुई थी कि जो प्रोलीन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है कि जो सिस कन्फर्मेशन में आने की कोशिश करता है। अभी जब हम लोग रामचंद्रन प्लॉट भी शायद पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और प्रोलीन में भी डिस्कस किया है कि वो क्या करता है, बाकी सभी अमाइनो एसिड ट्रांस कन्फर्मेशन में जाने की कोशिश करते हैं, यानी उनके साइड चेन्स जो हैं वो कहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, ऑपोजिट ट्रांस कन्फर्मेशन पे। पर जब प्रोलीन अगर अटैच हो जाता है तो वो ज़्यादातर किसको फेवर करता है, सिस कन्फर्मेशन को, जस्ट टू अवॉइड दैट, क्योंकि उसका मेन क्या है, जो साइड चेन है वो सी अल्फा से जाके जुड़ जाती है, जिससे वो रिजिड कन्फर्मेशन शो करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और अगर आप प्रोलीन को रिप्लेस भी करते हैं तो उसकी जगह और कोई भी आएगा तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करता है, सिस आइसोमेरिक फॉर्म ही एग्जिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सब बातों को एकदम ध्यान में रखना है। पॉलीप्रोलीन हेलिक्स, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर आउट किया, हम लोगों ने पूरा हेलाइसिस देखा। हेलाइसिस में हम लोगों ने 3.6, 13 हेलिक्स, 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स, राइट, ये सारे, और पॉलीप्रोलीन हेलिक्स देखा, ठीक। और उसमें और क्या अभी मेंशन कर सकते हैं हम लोग, कोलेजन में पाया जाने वाला हेलिक्स, वो भी कर सकते हैं, पर उसमें हम लोग हेलिक्स वर्ड यूज़ ना करके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग अल्फा चेन्स वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है आप लोगों को, हेलाइसिस में सारी चीज़ें अल्फा और क्या, पाई हेलिक्स, 310 हेलिक्स, पॉलीप्रोलीन हेलिक्स एंड कोलेजन, ठीक है, विच वी विल डिस्कस इन कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट अब हम लोग मेजर उस पर आ गए हैं, बीटा शीट। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में नेक्स्ट जो पाया जाने वाला अमाइनो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बीटा शीट। तो हम लोगों ने कहा कि अल्फा हेलिक्स तो बहुत पाया जाता है प्रोटीन्स में, और साथ में बीटा शीट होता है, तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे आपको एक शीट तरह का प्लीटेड वर्ड यूज़ होता है, शीट वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि ये जो चेन है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड और इस फॉर्मेट में दिखती है, तो हम लोग इसके लिए शीट वर्ड यूज़ करते हैं। पहली चीज़, प्लीटेड का मीन्स ये होता है जब भी आप अगर आयरन करते हैं अपने कपड़ों को और उसमें आप देखते होंगे कि जो क्रीज पड़ जाता है, राइट, तो जब आप फोल्ड करते हैं उसको आयरन करके कपड़े को रख दे और फिर आप उसको खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है, या आपने कोई पेपर ही लिया, A4 साइज का पेपर ही लिया, राइट, और उसको आपने 2-4 बार फोल्ड कर दिया, फिर उसको खोला, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लीटेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो जो प्लीटिंग आपको कुछ, जब आप उस पेपर को A4 साइज पेपर को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीट्स में हमें इस तरह के ओरिएंटेशन दिख रहे हैं कि जो साइड चेन है वो किस तरीके से ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड है। अब आपको आगे
दिमाग लगाना है कि आगे और भी जो इसके टाइप्स आते हैं उसमें कैसे कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो जो सब्सिक्वेंट ओरिएंटेशन में जो प्लीटेड साइड में एक साथ आ रहे अमाइनो एसिड, यानी दो के बीच का जो डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस पर भी अगर कैलकुलेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं या आराम से उसको बता सकते हैं कि कितना लेंथ होगा। 20 मान लेते हैं 15 या 20, मान लीजिए 20 अमाइनो एसिड है, वो प्लीटेड शीट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो लगभग कितनी लंबी लेंथ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस हमने अल्फा हेलिक्स के लिए कराई थी। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, तो ये आपकी जॉब है जस्ट टू प्रैक्टिस इट, के इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीटा स्ट्रैंड। ओके, तो अभी आप यहाँ बच्चों देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें एक जो भी हम लोग जानते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो कैसा होता है, वो एक्सटेंडेड इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, अमाइनो एसिड इस तरीके से अरेंज है, और यही अगर इस तरह से कन्फर्मेशन ले रहा है तो हम इसको बीटा शीट कह रहे हैं। पर एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न नहीं दिख रहा, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि जो सिंगल, ये एक सिंगल बीटा स्ट्रैंड है, तो बीटा स्ट्रैंड तो बन गया, पर वो स्टेबलाइज कैसे होगा, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत होगी। तो एक बीटा स्ट्रैंड जो है वो आप देख रहे होंगे आपस में, जैसे अल्फा हेलिक्स क्या कर रहा था, इस तरीके से अपने अंदर ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता, पर यहाँ पे इस तरह का इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, शायद मैंने पहले इंटरमॉलिक्यूलर शायद बोल दिया होगा अल्फा के लिए, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कुछ करेक्ट कर लीजिएगा। उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, दो बीटा स्ट्रैंड को, बीटा शीट को स्टेबलाइज होने के लिए एटलीस्ट दो स्ट्रैंड की ज़रूरत होगी, तभी वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मीन्स बिटवीन, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैब्लिश करेंगे। बट अल्फा हेलाइसिस के केस में हमें क्या मिल रहा था, इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट, या इंट्रामॉलिक्यूलर हम लोग बोल रहे थे। अब जैसे क्वेश्चन में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है, या बोल सकते हैं इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद इन चेन, यहाँ पे बिटवीन चेन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, विद इन चेन, यहाँ पे क्या हो रहा था, विद इन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। अब ये सारे टर्म्स होते हैं, यहाँ पे क्या किस बन रहा है, बिटवीन चेन। तो ये सब बातें हैं जो कि बहुत ध्यान में रखनी है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन। दूसरी चीज़ आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग देख के ही आए हैं कि हम लोग जब भी मेंशन करते हैं तो हम लोग N2C स्ट्रैंड को मेंशन करते हैं, पर बीटा जब शीट का फॉर्मेशन होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ये ऑपोजिट, यानी एक स्ट्रैंड N2C रन हो रही है, तो हो सकता है दूसरी स्ट्रैंड जो है C2N हो। अब हम उसको आगे देखते हैं, ठीक। तो पहले ये बात हम लोग समझ लेते हैं कि उसी बेसिस पे कि स्ट्रैंड्स कैसे रन हो रही हैं। एक स्ट्रैंड दो, इस केस में दोनों स्ट्रैंड, इस फिगर में दोनों ही स्ट्रैंड कैसी है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, N to C, N से C की ओरिएंटेशन में ही रन हो रही है, यहाँ पे ऑपोजिट रन हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलल बीटा शीट, यानी बीटा शीट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक पैरेलल बीटा शीट्स एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जब सेम ओरिएंटेशन में हो रहा है, तो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ NH है, ठीक है, यहाँ CO आ गया, ठीक है, फिर ये NH है, ये CO आ गया, इन लोग के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इन लोगों का एंगुलर शिफ्टिंग हो रही है ना, जो चेन है वो इस तरीके से अरेंज है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस तो
इवनली दिख रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगुलर शिफ्टिंग हो रही है ना, जिससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, एक ऐसे बन रहा है तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, जिससे एक तरीके से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, NHCO एकदम सामने आ गए, यहाँ पे क्या हुआ, एकदम सामने आ गए, एकदम सामने। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड CO और NH के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो एकदम रेगुलर पैटर्न में आपको हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिख रहा है, ये प्लैनर फॉर्मेशन कर रहा है। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी इस तरीके से मतलब बहुत ही सीक्वेंशली नहीं अरेंज हमें दिख रही है, ठीक है, और थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गई है। तो ये कम स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा कंपैरेटिव टू एंटी पैरेलल, यानी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल दैन द पैरेलल बीटा शीट्स, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि पैरेलल पाए नहीं जाते, पैरेलल बीटा शीट्स भी प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। बस इनके साथ कंडीशन ये हो जाएगी कि आप इसके साथ एक और चेन लगा दीजिए, एक और चेन लगा दीजिए। तो अगर 4-5 चेन होंगी तो ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, दे आर ऑब्वियसली वेरी रेगुलरली स्पेस्ड, बट थोड़ा सा शिफ्टिंग हमें दिख रही है। यहाँ पे एकदम प्लानर फॉर्म में सभी कुछ अरेंज्ड है, ठीक। अब आपने एनालिसिस कर ली, जस्ट चेक आउट दी पॉइंट्स कि पॉइंट्स हम लोग के सही हैं। तो 2 प्रकार से होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल में क्या हम लोग को देखा कि एक ही डायरेक्शन में रन हो रहा है, ठीक, सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लेस स्टेबल है, आप लोग को पता चल गया। ये मोर स्टेबल है। क्यों ये हो रहा था, क्योंकि नॉन प्लानरिटी थी, यहाँ पे प्लानरिटी आपको दिख रही है। यहाँ पे फाई और साई वैल्यूज़ ये है, यहाँ पे फाई साई वैल्यूज़ ये आपकी जॉब है कि ये आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए, थोड़ा इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि अगर 4 स्ट्रैंड से ज़्यादा है तो ये जो है स्टेबल हो जाता है। कौन स्टेबल हो जाता है, पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ सकती है अगर हम ऐसा अरेंजमेंट हमें दिख जाता है। फिर इसमें क्या होते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिंग पोलर एंड नॉन पोलर रेसिड्यूज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पोलर और नॉन पोलर रेसिड्यूज अल्टरनेटिव फैशन में अरेंज हों तो हमें क्या मिल सकता है, एम्फीपैथिक बीटा शीट, जैसा कि हमें देखने को मिलता है पोरेन में। पोरेन प्रोटीन्स क्या होती हैं, चैनल्स में। अगर आप लोगों ने सेल बायोलॉजी कभी पढ़ी हो तो आपको एकदम ध्यान होगा कि वहाँ पे पोरेन प्रोटीन्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, क्रिएटिंग अ चैनल फॉर वाटर, ठीक। तो वाटर क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, तो इसके लिए एक ब्रॉड चैनल ऐसी जगहों पे चाहिए होती हैं ये प्रोटीन्स जहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा होना है, ठीक है। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या हो गया, ऐसी शीट का अरेंज हो जाना, ऐसे शीट का अरेंज हो जाना, मैं थोड़ा सा रफली फिगर, ऐसी शीट बन जाना जहाँ पे अंदर की साइड जो है वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे और बाहर की साइड जो है हाइड्रोफोबिक। तो हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक, तो आराम से वो अंदर आने में मदद करें। तो बहुत सारे आप प्रोटीन्स में इस तरह का कन्फर्मेशन देख सकते हैं जहाँ पे नेचर ने प्रोटीन्स के अंदर जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो अरेंज किए हैं वो एम्फीपैथिक वे में अरेंज किए हैं, ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ने में भी मदद मिलती है। यस, वैसे हाँ, एक्वापोरिन हम लोग वाटर के लिए भी बोलते हैं, और पोरिन के लिए जब 150 डाल्टन से ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसफरेंस करना है तो भी वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। इस तरह की चैनल प्रोटीन्स यूज़ हो जाती है। एमाइलॉइड फॉर्मेशन में डिपोजिशन हो जाता है। एमाइलॉइड फॉर्मेशन आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक इन केस ऑफ एल्जाइमर डिजीज़। इसमें क्या हो जाता है, इसी तरीके एमाइलॉइडोसिस हो जाती है जिसमें एमाइलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है और जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो डिसफंक्शनिंग हो जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये थोड़ा और बढ़ जाएगा टॉपिक, बट इतना ध्यान में रखना है कि इसी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी तरीके का बीटा शीट का ही एग्रीगेशन हो जाता है। हायर लेवल एसोसिएशन ऑफ बीटा शीट जो है वो देखा गया है, एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं फाइब्रिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलॉइड फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन हो गया अल्जाइमर डिजीज़ में, ठीक है।
तो ये बात आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग बीटा टर्न्स पे। बीटा टर्न्स पे भी खूब अब क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं। तो बीटा टर्न्स क्या होते हैं? बीटा टर्न्स वो जगह होती है जहाँ पे जो चेन है चाहे वो भाई शीट जा रही है और उसके बाद उसको रिवर्स टर्न होके इस तरीके से आना है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? वो बीटा टर्न्स बन रहा है, इन्हीं को हम बीटा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बीटा टर्न्स हैं इनमें भी कोई फाई साई वाली बात आएगी, इनमें भी अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते होंगे जो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते होंगे, तो वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो बीटा टर्न्स आर often found at sites where the peptide chain changes directions. These are sections in which 4 amino acid, ये याद रखना है, 4 amino acid residues are arranged in such a way that the course of chain reverses by about 180 degree into the opposite direction. तो ये टर्न लेने के लिए 180 डिग्री का रोटेशन करना ज़रूरी है और इसमें मदद करते हैं कितने अमाइनो एसिड? 4 अमाइनो एसिड। To combine helices and sheets in their various combination, protein structure must contain turns. तो कुछ भी हो सकता है हेलाइसिस हो और उसके बाद शीट्स का ऐसे अरेंजमेंट होना, तो यहाँ पे फिर टर्न्स आ गया। ठीक है, तो ये जो टर्न्स हैं वो एक तरह से फोल्डिंग प्रोसेस को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को अपना प्रॉपर कन्फर्मेशन देने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? बीटा टर्न्स में लगभग जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसमें लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कितने का वो रहता है? 10 एटम्स। ठीक, दूसरी चीज़, अब इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो बीटा टर्न्स याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भूल जाते हैं। यहाँ पे ये आई दिया हुआ है, यानी पहले तो हम लोग 4 अमाइनो एसिड, क्या 4 अमाइनो एसिड हम लोगों को दिख रहे हैं? यस, पहला अमाइनो एसिड ये हो गया, उसकी साइड चेन। अमाइनो एसिड को मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं साइड चेन से वो कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट अमाइनो एसिड तो वही सी अल्फा एच और ये, तो हम लोग साइड चेन को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ 4 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं। उसको पहले अमाइनो एसिड रेसिड्यू क्या हो गया? आई, तो दूसरा क्या होगा? I+1 होगा, ये I+1 हो गया। तीसरा क्या है? I+2 है। चौथा क्या है? I+3 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ से, 3 मीन्स 3 के आगे प्लस I लगा है, तो यहाँ पे ये 4th 1 हो गया। तो हम लोग 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे कई तरह के टर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। भाई टर्न हो रहा है तो टर्न में भी तो ज़रूरी नहीं है बहुत हमेशा एक ही फाई साई के साथ टर्न हो। ठीक है, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपको क्या देखना है, ये किसका दिया हुआ है? ये क्या चीज़ दी हुई है? ये सेकेंड रेसिड्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब फर्स्ट का नहीं समझ लेना है, सेकेंड रेसिड्यू का जो फाई एंगल है और जो साई वैल्यू है, कौन सी? फाई, और ये जो साई वैल्यू है वो क्या हो सकती है? -60 -30। थर्ड रेसिड्यूज की फाई वैल्यू, साई वैल्यू। मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्यों किया है? क्योंकि ये तो मान लो आ ही रहा है, पर अब इस फॉर्मेट में भी तो आ सकती हैं चीज़ें, तो ध्यान क्या रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड का है इन्फॉर्मेशन और ये हमको थर्ड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस इतना ही चेंज करेगा तो हो सकता है भाई आपको वैल्यूज़ याद हो पर अब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू कितनी है, थर्ड की फाई वैल्यू कितनी? -90 और इसकी 0, ये साई की 0। जिनको कन्फर्मेशनल प्लॉट्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप बहुत अच्छे से वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि साइज जो है 0 होगा तो किस तरीके से ओरिएंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है हम लोग को? एक और इम्पॉर्टेंट, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ एक तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट डैश में आपको क्या दिख रहा है? ये वैल्यूज दिख रही हैं। फिर टाइप 2, तो टाइप 2, अब देखिए अब अंतर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं टाइप फर्स्ट और टाइप 2। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 60, 30 एंड 90। ठीक है, तो इसलिए
ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको दे रहा है। और तो कोई अंतर है नहीं, टाइप फर्स्ट डैश और टाइप सेकंड डैश आप वो देख सकते हैं, उनकी भी वैल्यूज़ ऑपोजिट जा रही। तो इससे भी क्योंकि क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, आ भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें। तो टाइप फर्स्ट की वैल्यू किससे रिलेट कर रही हैं, टाइप 2 से, और टाइप फर्स्ट डैश की वैल्यू किससे रिलेट कर रही है, टाइप 2 डैश। और भी होते हैं टाइप्स, पर हम लोग इतने पर ही कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, राइट। यही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे किसके किसके बीच में अगर देखें बन रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो का है तो सी अल्फा हो गया होगा, सी अल्फा है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये थर्ड का NH ग्रुप होगा। तो यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये किसके किसके बीच में बन रहा है, I और I+3 टर्न्स में। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो टाइप्स, जो बीटा टर्न्स के जो टाइप्स जो क्रिएट किए गए हैं या होते हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, किस बेसिस पे बीटा टर्न्स के टाइप्स दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं सेकेंड रेसिड्यू और थर्ड रेसिड्यू के फाई वैल्यूज पे। देखिए एक अलग से क्वेश्चन हो गया। एक तो वैल्यूज याद करनी, अब आप लोग क्या करते हैं, वैल्यूज तो याद कर लेंगे पर इसमें से थोड़ी सी भी शिफ्टिंग होगी तो इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पिक्चर को दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो और नेक्स्ट हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये जो मिल रहा है डिस्टेंस वो 7 एंगस्ट्रॉम का दिख रहा है। और क्या हम लोगों को पता बात समझ में आ सकती है कि ज़्यादातर देखा गया है बीटा टर्म्स में सेकेंड पोजिशन पे और थर्ड पोजीशन पे। हम लोग अभी तक क्या देखते आए थे अमाइनो एसिड की फर्स्ट क्लास से, जहाँ पे हम लोगों ने अमाइनो एसिड को समझा था कि बीटा टर्म्स में कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो तब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रोलीन और ग्लाइसिन। या हम लोग थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहे हैं यही सेकेंड थर्ड रेसिड्यूज को कोट करते हुए कि ज़्यादातर क्या देखा गया, प्रोलीन होता है और थर्ड पे ग्लाइसिन होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो आप देख रहे हैं कि बीटा टर्न से आई थिंक हर पोर्शन से चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है हर पोर्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गामा टर्न। अब ये भी स्टेटमेंट्स में आप लोगों को दिया जाने लगा है, तो गामा टर्न्स जो हैं ये भी भाई पहला ज़्यादातर टर्न्स कौन से पाए जाते हैं, बीटा टर्न्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, गामा टर्न्स। ठीक है, और भी टर्न्स होते हैं बट हम लोग इसी पर लिमिट रहेंगे। तो गामा टर्न्स जो हैं वो क्या है, उनमें 3 कॉन्जिक्यूटिव रेसिड्यूज होते हैं जिनको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसका मतलब आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। ये आई हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आपसे कोई पूछे कि किसके किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो आप क्या बता सकते हैं कि पहले रेसिड्यू के ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, पहले रेसिड्यू का ये ऑक्सीजन दिख रहा है और दूसरे का क्या दिख रहा है, NH। ठीक, तो इनके बीच में हमें ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये इसके बीच में बॉन्डिंग हो। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक और तरीका है जो कि आप सोच सकते हैं कि आपको एग्जाम्स में दिख सकता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन रहा है किसके किसके बीच में, कार्बोनिल ऑक्सीजन पहला और उसके दूसरे रेसिड्यू के बीच में गामा टर्न्स में है। और अगर इनकी फाई वैल्यू को देखा जाए तो लगभग +75 फाई वैल्यू एंड -64 साई वैल्यू ये होती है। और लगभग इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड और डोनर में हम लोग को जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, उनके बीच में लगभग कितने एटम्स आते हैं, 7 एटम। तो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आइए रैंडम कॉइल्स। तो जैसा कि बात की गई थी कि रैंडम कॉइल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बट इनकी जो चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है कि एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग कोई चीज़
मतलब इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेपिटेटिव टाइप भी होते हैं, नॉन रेपिटेटिव टाइप भी होते हैं। तो रेपिटेटिव टाइप में आप क्या क्या बोल देंगे? रेपिटेटिव टाइप में आपका क्या आ जाएगा? अल्फा हेलिक्स आ जाएगा, सॉरी मैं ऐसे लिख देती हूँ, हेलाइसेस आ जाएंगे और बीटा शीट्स। तो हेलाइसेस में भी कौन कौन से? अल्फा हेलिक्स आपको दिख रहा था, 310 हेलिक्स दिख रहा था, ठीक है, पाई हेलिक्स भी आप बोल सकते हैं। बीटा शीट में भी आपको रेपिटेटिव दिख रहा था ना, जो कन्फर्मेशन होता है, तो उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल आप दोनों कह सकते हैं। और नॉन रेपिटेटिव में आप क्या कह सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं बीटा टर्न्स को या गामा टर्न्स को या रैंडम कॉल्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं खुद को समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें रैंडम कॉइल्स को, ध्यान में आप लोगों को कौन सी बातें रखनी कि रैंडम कॉइल्स जो होते हैं वो दे डू नॉट फॉर्म रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे तो हमें रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे ना, कहाँ पे? अल्फा हेलिक्स में रेगुलर मिल रहा है, ठीक है। 310 में भी मान लो ये है, थोड़ा सा इस तरीके से हो गया, बट हमें रेगुलरिटी मिल रही है। पर यहाँ पे बीटा शीट में भी हमें मिल रहा है, पर टर्न्स या इसमें ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रैंडम कॉइल्स जो हैं एक रेगुलर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। वो अल्फा हेलिक्स थोड़ा हो सकता है, मान लो ये अल्फा हेलिक्स हो गया, फिर हो गया ये थोड़ा बीटा शीट, तो इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। तो बहुत, या उनके डिग्रीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये होता किस वजह से है? तो ये थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं। व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड कंटेन एडजेसेंट बल्की रेसिड्यू आ गया, तो जाहिर सी बात है वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, या कहीं पे ज़्यादा चार्ज रेसिड्यूज आ गए जिसकी वजह से रिपल्शन होने लगा, तो वो रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं अडॉप्ट कर पाएगा। तो कहा जाता है अल्फा हेलिक्स जो है वही ज़्यादा अगर रेगुलर पैटर्न में नहीं है और इस तरीके के बल्की रेसिड्यू या चार्ज ग्रुप आ गए, तो रिपल्शन होने की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और आपको रैंडम कॉइल कन्फिग्रेशन या कन्फर्मेशन अडॉप्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, इट्स लैक अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक। और भी थोड़ा सा चीज़ों को हम और क्या आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जो होते हैं रैंडम कॉइल्स जो है ये ज़्यादातर कहाँ पाए, क्योंकि पाए बहुत जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? टर्मिनल आर्म्स यानी टर्मिनल साइड में, जहाँ पे भी जैसे ये प्रोटीन हो गई, तो हर प्रोटीन, मान लो एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें लगभग 500 अमाइनो एसिड है, तो वो प्रोटीन फोल्ड हो रही है, ठीक है, फोल्ड हो रही है, तो इस साइड में हो सकता है ये जो पोर्शन है, हो सकता है एन टर्मिनल होगा यहाँ पे, ये जो पोर्शन है हो सकता है ये रैंडम कॉइल हो, या जो लास्ट में इसका दूसरा टर्मिनल सी टर्मिनल के पास जो है वो यहाँ पे हो सकता है रैंडम कॉइल का पोर्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कोई ना कोई एक एक्टिवेशन या इस तरीके के फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए इस तरह की चीज़ें अरेंज हो सकती हैं, ठीक है। और क्या होता है, लूप्स में भी पाए जाते हैं। लूप्स आर अनस्ट्रक्चर्ड रीजन्स फाउंड बिटवीन रेगुलरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, राइट। लूप्स अभी हम लोग वैसे देखेंगे उसको। लूप्स में क्या हो गया कि ऐसे कोई बीटा शीट चल रही है, बीटा शीट है, फिर ऐसे ये लूप हो गया और उसके बाद ये, तो ये लूप्स में इस तरीके का ये क्या हो गया, ये एक तरह से रैंडम कॉइल अरेंजमेंट हो सकता है। रैंडम कॉइल्स कैन बी 4 to 20 रेसिड्यूज लॉन्ग, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लूप्स में देखते हैं इस तरह का रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, बहुत जगह ये पाई जाती है इस तरह के रैंडम कॉइल्स अरेंजमेंट। मोस्ट लूप्स आर एक्सपोज टू सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट को, क्योंकि लूप्स में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज साइड चेन्स के बने होते हैं, इसलिए वो सॉल्वेंट में एक्सपोज हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट लिखी है, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन प्रोटीन कंजर्व प्रोटीन है। कंजर्व प्रोटीन का मतलब, अब कंजर्व्ड और कंसेंसस ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, बट एक ओवरऑल आप ज़रूर ये जानते होंगे कि कंजर्व का मतलब हो गया कि हाँ कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया गया और हायर ऑर्गेनिज्म में भी पाया गया, तो वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड उस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। पर प्रोटीन्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं, तो वहाँ पे हमें लूप्स में इस तरह के चेंजेस दिख सकते हैं कि लूप्स वो रीजन हो सकता है प्रोटीन का जो कि इवोल्यूशन के दौरान थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, क्लियर, वहाँ के जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, ठीक।
तो अब हम लोग अब आज जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वही लूप्स की बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लूप्स होते हैं ये लूप्स अल्फा हेलाइसेस या बीटा स्ट्रैंड्स के बने हुए हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 2 बीटा स्ट्रैंड ही दिखाए गए हैं, पर वो जैसे कि हम लोगों ने बात की ये अल्फा हेलिक्स हो गया, उसके बाद इस तरीके से लूप हो गया और ये स्ट्रैंड हो गया, ऐसे भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और इसमें भी जो लूप्स होते हैं, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की तो लूप्स और टर्न्स में कंफ्यूज नहीं होना है। टर्न्स में बीटा टर्न्स में ये लूप है और टर्न इस तरीके से हम लोग शो कर रहे हैं। तो जो टर्न्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाई जा रही है, पर लूप्स में किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। ठीक है, पर ये यहाँ पे पर ये इनकी अच्छी बात ये है कि ये सॉल्वेंट में एक्सपोज हो सकते हैं, यानी लूप्स जो हैं, कहने का सेंस सॉल्वेंट में एक्सपोज होने का मतलब समझ लीजिए, हम लोग ने बार बार भी कि जो प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ जो अमाइनो एसिड हैं वो तो सॉल्वेंट से बाहर है। कहने का मतलब है सॉल्वेंट से क्या मतलब हो गया, वाटर के कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो तो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, पर यहाँ पे जो होंगे हो सकता है वो हो। तो कहने का सेंस यही है कि लूप इस तरीके से बाहर की तरफ एक्सपोज हो सकते हैं, भले ही वो आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, पर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो लूप्स में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली दे आर रिच चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो वो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए आराम से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलर नेचर के होते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लूप जो है वो देखा गया है कि एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं उन पर इस तरह के लूप्स के कन्फर्मेशन का अरेंजमेंट देखा गया है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको एक तरह से अरेंज करके कोशिश दी गई है। हालांकि और भी जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक जगह पूरा, जो एक्चुअली में थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेफरेबली हेलिक्स में होंगे। ठीक, और भाई यहाँ पे अब जैसे लाइसिन आर्जिनिन दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हेलिक्स में लाइसिन आर्जिनिन लगातार क्लस्टर में आप रख दीजिए तो हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, हेलिक्स में ये वाले अमाइनो एसिड जो है वो कॉम्बिनेशन एक अच्छे से अरेंज हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन को क्लस्टर में रख दिया तो वह हेलिक्स बना लेगा, नहीं। तो ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय। उसी तरीके से ये जो अमाइनो एसिड है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़, हाँ, स्ट्रैंड में हम लोगों ने एक बात हालांकि सभी ने नोटिस तो ज़रूर किया होगा कि जिस तरीके से इसमें भी क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉरी जो साइड चेन है वो शीट के परपेंडिकुलर अरेंज हैं ना। तो अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पिक्चर दिमाग में है तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को टर्म्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन हमें पता ही है, प्रोलीन पता है, और क्या याद रखना है, एस्पेरेजिन और एस्पार्टेट। ठीक है, यहाँ पे कहीं बुक्स में दिया था सेरीन, तो आई डू एडेड दिस कि कभी क्वेश्चन में आ जाए, बट ग्लाइसिन, एस्पैरेजिन, प्रोलिन और एस्पार्टेट आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी हम लोगों ने मेंशन किया अल्फा हेलिक्स की, हमें अब जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अल्फा हेलिक्स, उसके बाद आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छा रामाचंद्रन प्लॉट में ये किस क्वाड्रेंट में स्टेबलाइज होगा या देखा जाता है, अब वो देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का ये दिया हुआ, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, 310 हेलिक्स की ये वैल्यूज़, टाइप 2 दिस एंड दिस। ठीक, ये ध्यान में रखना है। प्लस कभी जैसे अगर न्यूमेरिकल्स अगर इस तरह से आ जाए या डायरेक्ट भी आ जाता है, हेलिकल राइज क्या होता है और पिच राइज की वैल्यू क्या है, तो वो कलेक्टिवली यहाँ पे आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डी जो हम सेपरेशन बिटवीन द रेसिड्यूज लिख रहे थे या हेलिकल राइज लिख रहे थे, उसमें यहाँ पे इन्होंने डी में मेंशन किया। एन आप लोगों को पता ही है।
ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करिए। क्वेश्चन अभी दिखाने का मतलब, हालांकि क्वेश्चन हम लोग पूरा एक साथ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। क्लियर?